हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिससे क्या हो, धन की उत्पत्ति हो, जहाँ से अपन धन मतलब मनी अर्न कर सके, तो वो बिजनेस कहलाता है। और इन्वायरमेंट से क्या मतलब होगा, वो एरिया मतलब जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इन्वायरमेंट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन, बिजनेस के जो ऑपरेशन है, ग्रोथ है, सक्सेस है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब हर एस्पेक्ट देखे जाएंगे जो भी कंपनी के इफेक्ट पहुंचाता है, कंपनी जिससे इफेक्ट होती है, वो सारे इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस, ग्रोथ वगैरह, परफॉर्मेंस जो भी है, सक्सेस है, उस सबको इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, ये अकेले ही मतलब नहीं यूज होता है, ये मतलब ऐसी उस चीज पे इम्पैक्ट करता है जो पूरे सराउंडिंग में हो। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, डायनामिक, मतलब चेंज होता रहता है ये। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। ठीक है, और इसमें ये अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, थ्रेट वगैरह और जो है ये क्रिएट करता है। ठीक है, so the business environment refers to the combination of internal and external factors that influence the operation, growth and overall success of the business. It includes, इसमें शामिल एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स, हर एक चीज जो कंपनी की एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, जो मतलब कंपनी की एबिलिटी फंक्शन इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, ऐसी एबिलिटी को सभी चीज़ों को शामिल करता है। सच एस इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सोशल ट्रेंड एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है, जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाता है। A business does not operate in isolation, है ना, it is deeply impacted by its surroundings. The business environment can be dynamic and unpredictable, requiring companies to adapt consistently to change. तो ये क्या होता है कि कंपनी को बार बार ये अडॉप्ट करना पड़ता है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको, जो कंसिस्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं ना, उनको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि जो पहले से रूल्स अपने हिसाब से नहीं कर सकता, उसको इन्वायरमेंट मतलब जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें, मनी से, पॉलिसी से रिलेटेड जो लॉ लगे हैं, लीगल इन्वायरमेंट मतलब जो लॉ रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रहा है उसको भी फॉलो करते रहना होगा। पॉलिटिकल प्रेशर, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जैसे पॉलिटिकल कुछ अलग अलग ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं जिसको वो उसको अपने बिजनेस को लेके चलना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस दे दिए बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो कैथियड डेविस ने बोला है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द greater of all condition, aggregate of the all conditions, events and influences that surround and affect the business. ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि बिजनेस क्या ऑपरेट कर रहा है विद इन अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस जो प्रभावित करती है, ऐसे फ्रेमवर्क में काम करता है, बिजनेस ऑपरेट होता है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स शामिल होते हैं। ये अलग अलग जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अलग अलग ये दी है डेफिनेशंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या, तो दो बेसिकली दो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली अटैच रहते हैं, मतलब जो एक इंडिविजुअल कंपनी पे, कंपनी ऑन जो सिंगल एंटिटी है उस पर इफेक्ट पहुंचाता है। जैसे उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, सप्लाई, मतलब पर्टिकुलर एक कंपनी लेंगे तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़, सप्लायर और जो भी इससे रिलेटेड कनेक्ट होंगे डायरेक्टली
वो सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। उसके इन्वेस्टर्स जो सब, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होगा, जो आउटसाइड बिजनेस जो इम्पैक्ट पहुंचाते हैं वो आउटसाइड फैक्टर्स है ये, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इन्फ्लेशन हो रहा है, जो है ना, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ, ये इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, फिर टेक्नोलॉजी में नई नई इनोवेशंस आ रहे, तो उनको हमें अपने बिजनेस में, उसमें लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंप्यूटर जब आया तो सभी को कंप्यूटर अडॉप्ट करना पड़ा, यूँ नहीं कि टाइपराइटर ही उसको रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा मेन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, है ना, तो वो कंज्यूमर, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो उसके बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब हमारा बिजनेस ऐसा नहीं कि बस एक पुरानी जो ट्रेडिशन पे चल रहा है वो नहीं, उसे नए नए जो ट्रेंड चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना होगा। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मार्केट कॉम्पिटिशन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स वगैरह, इन सबको ध्यान रखना होगा। अब इम्पोर्टेंस है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए क्या क्या है, तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो कोई सा भी अगर बिजनेस कोई सा भी करना है, तो हम जब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे तभी हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इन्हीं से ही तो हमारा पूरा बिजनेस इफेक्ट होता है, इसी में ही वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए तो ये हेल्प करता है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो ये हेल्प करता है हमको डिसीजन मेकिंग में। फिर अनेबल एडॉप्शन टू चेंज, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करने में हमको ये एबल बनाता है ना, हमें कैपेसिटी आ जाती है कि हम वो कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, क्या क्या एक बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो उसको और ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करेगा, क्या क्या थ्रेट्स है जिसके लिए हमको पहले से प्रॉपर अवेयर होना चाहिए, प्रोटेक्शन रखना चाहिए। एड्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस को चलाने के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, उसके लिए एक हेल्प करता है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है। इट डिटरमाइंस हाउ कंपनीज फंक्शन, कैसे काम कर रही है, ग्रो, कॉम्पीट इन द मार्केट, मार्केट में कैसे काम कर रही है, ग्रो कर रही है वो, ठीक है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन को नेविगेट करता है चैलेंजेस और लिवरेज अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिवली के लिए। अब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो यही जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो ही हमारे एलिमेंट्स है, कंसेप्ट है, टाइप्स है, जो भी कहना हो, पर बेसिकली दो टाइप के जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत इफेक्ट करते हैं, ये हमने इम्पोर्टेंस में देखा था। अब इंटरनल इन्वायरमेंट, जो फैक्टर्स विद इन द बिजनेस, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के अंतर्गत ही होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस के परफॉर्मेंस पर, ठीक है। और इस बिजनेसेस हैव कंट्रोल ओवर दीज एलिमेंट, तो बिजनेस इस पर कंट्रोल कर सकता है, मतलब इसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही हमारी ही कंपनी है, उसमें क्या कमी पेशी हो रही है उसको हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो बाहर के फैक्टर्स है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो पूरी इंडस्ट्रीज पे लागू होती है, वो पूरा पर्टिकुलर एक वो कंपनी पे लागू नहीं होगा जो उसको कंट्रोल कर ले, वो सभी के हिसाब से चलता है ना, तो वो वहाँ पे वो कंट्रोल करने लायक नहीं होता है। अब इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जैसे हम एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के मैनेजमेंट है, तो ये कैसे, एम्प्लॉयज आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि यही काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, उनकी स्किल्स जो है उनको मोटिवेशन देना, प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली अफेक्ट परफॉर्मेंस। तो अगर वो मोटिवेट है, काम करने के लिए प्रेरित है, तो वो अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी होगी, तो ये परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। मैनेजमेंट कैसे, क्या उनकी लीडरशिप कैसी है, ये सब भी बिजनेस को सक्सेस करने में, मतलब एक चलाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रक्चर, तो जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मायने रखता है कि उसकी वैल्यूज क्या है, वो क्या क्या नॉर्म्स रखता है, एथिक्स क्या, वर्क से एथिक के साथ काम करता है, मतलब जो सोशल जो जरूरी है एथिक्स फॉलो करना, वो करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये उसके कल्चर को डिफाइन करता है। अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर इफिशियंसी, है ना, तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्लियर करता है ये। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड है तो वो एक क्लियरली रोल्स बताता है, अपने उसकी भूमिका दिखाता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है।
फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये भी कंपनी के जो पास क्या क्या, मतलब उसके पास कैपिटल कितनी है, पैसा कैसे आ रहा है, कैश फ्लो कैसा आ रहा है जा रहा है, जो उसका फ्लो है वो कैसा है, प्रॉफिट कितना कर रहा है, कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं ना, तो ये सब ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल होता है ना, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर क्रूशियल। प्रॉपर फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी सही समय पे, हमको जब ज़रूरत है फाइनेंस की, हम नहीं अब उसको लेकर आ पा रहे हैं, उसके लिए नया जो सोर्सेस है ना, या सही रूप से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर जब टाइमली, अगर हमको जब चाहिए नहीं मिला हमें, तो हम अपॉर्चुनिटी खो देंगे। ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा से फालतू, मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास ऐसी रखी है कि जैसे जो कैश है हमारे पास, जो वो यूं ही रखा है, बेकार पड़ा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो एक फालतू की कॉस्ट लगेगी। तो ये अलग अलग इंटरेस्ट रेट, जैसे हाई उस पर करा हमने, हम पे नहीं कर पा रहे टाइमली, तो इंटरेस्ट से ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसके लिए टाइमली मैनेज नहीं कर पा रहे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ भी बिजनेस को अफेक्ट करती है, कॉस्ट बढ़ाने में। मतलब ये बहुत बड़े फैक्ट्स होते हैं ये फाइनेंशियल, जैसे हम लोन लेते हैं और हमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हम जो सोर्स ला रहे हैं, फाइनेंस ला रहे हैं, वो इक्विटी के थ्रू लाए, या हम मतलब शेयर्स के थ्रू लाए, या हम लोन लेना सही रहेगा, या उसकी जगह हम कोई, मतलब एक ऐसी पूरी एक मैनेजमेंट होता है फाइनेंशियल, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अब हम प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उसकी प्रोसेस कैसी इफिशिएंट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, नई करते भी आ रही है कि नहीं यूज़, है ना, नए नए इनोवेशन ला रहे हैं कि नहीं, तो ये भी सब बिजनेस को के सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है। और जो नई नई जो प्रोडक्शन मेथड्स वगैरह है, वो कंपनीज विथ एडवांस प्रोडक्शन मेथड्स गेन कॉम्पिटिटिव एज, तो ये कॉम्पिटिटिव एज में उसको प्रोडक्शन की जो मेथड्स है वो एडवांस लानी पड़ेगी, है ना, तभी तो वो मतलब कॉम्पीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा होता है, जो फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस, पर्टिकुलर कंपनी जो है उसके बिजनेस से बाहर का होगा, तो वो इफेक्ट करता है कंपनी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लॉ सभी पे एप्लीकेबल है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि पर्टिकुलर हमारी कंपनी पे नहीं है, तो लॉ जो बनेंगे वो सभी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बनेगा, तो उसी के हिसाब से हमें फॉलो करना। पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही है तो वो फॉलो करना। तो ये बाहरी फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उनको हम फॉलो कर सकते हैं, या उसके अनुसार हमारे जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी दो चीज होती है, फैक्टर्स जो आउटसाइड ऑफ बिजनेस होते हैं, दो लेवल के होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो माइक्रो जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए होती है, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होती है, एक कंपनी उसी टाइप की जो इंडस्ट्रीज है सारी, वो इंडस्ट्री हो जाएंगी, मतलब एक कंपनी है और ऐसी 10 कंपनियां ऐसे और भी मिलकर, तो ये इंडस्ट्रियां कहलाती है ना। और मैक्रो में क्या होगा, इकोनॉमी वाइड, जो बहुत बड़ा, मतलब बड़ा ये फैक्टर्स होता है। माइक्रो इंडस्ट्री लेवल फैक्टर्स जो है, जो इंडस्ट्रीज के लेवल पर जो चीजें हो रही है वो माइक्रो एनवायरनमेंट होगा, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए बन रहा है। ठीक है, और जो मैक्रो होगा वो सभी पूरा ऑल ओवर वो रहेगा। तो ठीक है, माइक्रो में क्या है, दीज फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंपनीज परफॉर्मेंस बट आर स्टिल एक्सटर्नल। है तो ये डायरेक्टली परफॉर्मेंस, मतलब जो कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही इफेक्ट करती है, लेकिन ये बाहरी है। जैसे कंज्यूमर एंड कस्टमर एंड कंज्यूमर, तो कंपनी के जो भी कंज्यूमर है ये बाहर के हैं, ये हमारे इंटरनल तो नहीं है, बाहर से है ना, तो ये भी बहुत हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर्स नीड्स। तो ये जरूरी है कि कस्टमर की नीड क्या है वो बहुत जरूरी है जानना, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा बिजनेस का मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो कंज्यूमर की क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर है बिजनेस को बार बार अपने उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। बाइंग बिहेवियर, उनका जो खरीदने की पावर है, जो उनका बिहेवियर है, वो किस टाइप की चीज खरीद रहे हैं, इस चीज को देखते हुए, और डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ते हैं बिजनेस में। तो कस्टमर और कंज्यूमर ये दोनों हमारे लिए मायने रखते हैं। कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि
हाँ, सिर्फ अकेली हमारी कंपनी नहीं है, और भी दूसरी कंपनियां भी है जो साथ में काम करी, जो कॉम्पिटिटर है। तो हमको हमारी पॉलिसीज, हमारा सारा जो प्रोडक्शन वगैरह है, क्वालिटीज, प्राइस, ठीक है, एरिया, ये सब मतलब हमारा जो कॉम्पिटिटर है उससे हम कॉम्पीट कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में तो वो चीज, अगर कोई चीज अगर 10 रुपए में मिल रहा है लेकिन आप 100 रुपए में बना रहे, तो कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे? तो आपको आपके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कंपनी की। तो कॉम्पिटिटर भी बहुत मायने रखते हैं बिजनेस के लिए। सप्लायर्स, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल, जो इसेंशियल नीड्स है हमारी, बेसिक जो हमारा प्रोडक्शन जिस पर बेस करता है, तो उन सप्लायर से हमारे टर्म्स कैसे है, वो उन्हें हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारे जो पॉलिसी है, टर्म्स वगैरह है, वो सही है कि नहीं। तो ये भी रॉ मटेरियल कैसा दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो है वो जल्दी अवेलेबल हो रहा है या नहीं। तो ये सप्लायर्स भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। Business depends on supplier for raw materials and essential resources. Reliable suppliers ensure स्मूथ ऑपरेशन ना। रिलायबल है, जो भरोसेमंद है कि वो हमेशा हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही समय पे सब लाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोडक्शन होता है। इस सप्लायर्स अगर सही समय पे हमको सब चीज़ें मिलती है, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सब, ये जो फैक्टर है, ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन में मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, जो रिटेलर्स है, होलसेलर, अब हमने हमें प्रोडक्ट बना लिया लेकिन हमको हमारे होलसेलर नहीं मिल रहे, या जो रिटेलर्स है वो हमारे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, दूसरों के ही बेचता है, तो ये सब भी बहुत इफेक्ट करते हैं। मतलब उस एरिया में जो रिटेलर है सिर्फ इसी टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस टाइप के हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटेलर्स, होलसेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर्स हेल्प इन द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि प्रोडक्ट इन्हीं के माध्यम से तो कस्टमर के पास जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर्स इफिशिएंसी, है ना। तो अगर अच्छा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा तो ये हमारे कस्टमर तक हमारी मतलब जो प्रोडक्ट है पहुंचाने में मदद करेगा। पब्लिक एंड मीडिया, द रेप्यूटेशन, तो बिजनेस की जो रेप्यूटेशन है, वो पब्लिक के परसेप्शन, पब्लिक किस तरह हमारे बिजनेस को देख रही है, वो क्या उसके बारे में सोच है, ये भी हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर जो मीडिया भी है ना, ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह, पब्लिक के ओपिनियन, ये सब हमारी सेल्स और ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट करते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये सारी चीजें इंडस्ट्री से समथिंग है। अब जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, जो बड़े लेवल का जो है, जो इकोनॉमी लेवल का होगा, मतलब वो और बड़ा है ना, ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये, ठीक है। ये और बड़े जो है अक्रॉस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से भी बड़े, मतलब ऑल बिजनेस के लिए, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज के लिए ये फॉलो होगा। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इम्पैक्ट्स बिजनेस ऑपरेशन। तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है हमारे देश की, जो आर्थिक दशाएं है, वो पूरे मतलब देश की, वो बिजनेस के ऑपरेशन पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया। तो हाई इन्फ्लेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉस्ट को, रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट बढ़ाएगा और प्रॉफिट हमारा कम करेगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर रेट क्या होगा, मेक्स बोरिंग एक्सपेंसिव, जो ऋण लेना हमारे लिए, मतलब डेप्थ लेना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है। एक्सचेंज है, जैसे फॉरेन, मतलब हम एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सचेंज जो रेट है वहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशन जो होगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हो, वो जो उसकी वैल्यू जो कम ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है, वो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसके इफेक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन जो है, ये बिजनेस के ऑपरेशन को मतलब शेप देता है, ठीक है। ये ही इसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के ऑपरेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए उसके अनुसार। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, तो टैक्स देना, हायर टैक्स रिड्यूस प्रॉफिट, तो अगर टैक्सेस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेबर लॉज वगैरह, तो हमको हमारे वर्कर्स को जो है उनके लिए इंक्रीज कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। ट्रेड पॉलिसीज इम्पैक्ट, इम्पोर्ट, जो ट्रेड पॉलिसी है, व्यापार करने की जो भी नीतियां है, तो उससे हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है कैन क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस।
तो गवर्नमेंट की भी जो स्टेबिलिटी है वो भी हमारी मतलब जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो बार-बार हमारे पॉलिटिकल ये चेंज हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, रिस्क, बिज़नेस के लिए रिस्क होते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो टेक्नोलॉजी, जो नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो भी हमारे बिज़नेस को, अगर हम नई-नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, पुरानी जो मशीन है अगर वो एक समय में 10 ही यूनिट बना पा रही है प्रोडक्शन के, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि वो एक साथ 100 यूनिट बना सकती है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अ, हम पिछड़ जाएँगे, हम हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं ला पाएँगे। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग पे। नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है मार्केटिंग करने के लिए, एआई जो टूल्स वगैरह है, ये क्या है, ये और एफिशिएंसीज़ के साथ काम करने के लिए नई-नई ग्रोथ हो इससे होती है ना? कॉस्ट रिड्यूस होता है। फिर मार्केटिंग के लिए सिर्फ एक यही नहीं है जो फिजिकल, जो हम बाजार में लेकर बैठे हैं, नहीं, अब तो ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है वो एक अलग से, ई कॉमर्स हो रहा है, डिजिटल पेमेंट का ये सुविधाएं, ये सब हमको R&D इनोवेशंस वगैरह ये सब हमको फॉलो करना होगा, है ना? तो ऑटोमेशन एंड एआई इंक्रीज इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स जो है इनेबल ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ। तो इससे ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ, एक नया एक स्कोप मिला है बिजनेस के लिए कि ऑनलाइन भी होता है, कितने बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन ही चलते हैं, ठीक है? तो ये एक नया नया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, हमें हमें हमारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग, कस्टमर इंटरेक्शन में इस पे इम्पैक्ट पड़ता गया, एडवांसमेंट होता गया। फिर सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, तो अब सोशल जो हमारी जनसंख्या वगैरह है उनके, उसको ध्यान में रखते हुए भी वो ट्रेंड्स वगैरह, कंज्यूमर की जो लाइफ स्टाइल है, उनका बिहेवियर, ये सब भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, ठीक है? तो डेमोग्राफिक चेंजेस, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, वो भी जो एजिंग पॉपुलेशन, अलग अलग एज की जो पॉपुलेशन है, ये सब भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है ना? कल्चर, वैल्यूज, इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, पीपल प्रिफर इको फ्रेंडली एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो अब पीपल क्या है, ज्यादा इको फ्रेंडली चीजों को ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। फिर है नेचुरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट्स वगैरह, जो ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। पर्टिकुलर सिर्फ हमारे बिजनेस को नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी को, पूरा सभी को ये इफेक्ट करती है। क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह है, ठीक है? सस्टेनेबिलिटी इश्यूज इफ अफेक्ट बिजनेसेस। तो ये जो मैक्रो लेवल का बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो जो है वो पूरे इकोनॉमी को पूरे वाइडर सेंस में इंडस्ट्रीज वगैरह सबको इफेक्ट करती है, ठीक है? कंपनीज मस्ट फॉलो एनवायरमेंटल रेगुलेशन, अडॉप्ट सस्टेनेबल पॉलिटिकल्स, ठीक है? तो ये हमारे जो टाइप्स थे, कंपोनेंट्स थे, ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अब जैसे हाउ माइक्रो इन्वायरमेंट अफेक्ट्स, जो बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, जो माइक्रो है, जो कंपनी लेवल, जो हमारे ओन बिजनेस तक, पर्टिकुलर कंपनी तक जो उस लेवल पर फैक्टर्स है, वो कैसे, तो जैसे सप्लायर्स है, तो सप्लायर्स प्रोवाइड क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं, एसेंशियल फॉर बिजनेस ऑपरेशन। अब बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट आता है इनका, तो ये क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसा दे रहा है, पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल अगर दे रहा है तो ये फाइनल प्रोडक्ट पर इफेक्ट करेगा। कॉस्ट प्रोडक्शन, तो हाई सप्लायर प्राइस इंक्रीज, कॉस्ट, अगर सप्लायर ने हमको ज्यादा प्राइस पे दिया है अगर, तो इन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। टाइमली डिलीवरी अगर डिले करता है तो ये हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट करता है, सेल्स पर इफेक्ट करता है, ठीक है? सप्लायर रिलेशनशिप कैसी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इंश्योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक टोयोटा डिपेंड्स ऑन सप्लायर फॉर पार्ट्स लाइक इंजन एंड टायर्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर डिले वो करता है तो इनका क्या है, प्रोडक्शन पे फिर इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ तो क्योंकि हर बिजनेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंड है, अगर सप्लायर पे डिपेंड है, जैसे रॉ मटेरियल पे है, ठीक है? अगर कोई और कार बनाने की जैसे कंपनी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसका बॉडी स्ट्रक्चर और ये होता है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो बाहर से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो उस पर हम डिपेंड है, वो नहीं आता है जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे प्रोडक्शन पे और सर्विस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर कस्टमर्स कस्टमर्स आर एंड यूजर, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट उन्हीं के पास जाने, वही हमारी सर्विस यूज करना है, ठीक है? तो ये भी हमारे बिजनेस को डिटरमाइन करता है, उसके सक्सेस को। अब इनकी डिमांड में फ्लक्चुएशन होता है, तो अगर कस्टमर्स प्रेफरेंस चेंज होती रहती है तो हमारी सेल्स इफेक्ट करती है। ब्रांड लॉयल्टी, सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग रिपीट बिजनेस,
ठीक है। अगर सेटिस्फाई है, ब्रांड की लॉयल्टी है, तो फिर क्या करेगा, जो सेटिस्फाई कस्टमर होगा वो बार बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो कस्टमर्स विलिंगलीनेस टू पे अफेक्ट्स प्राइसिंग। मार्केट ट्रेंड्स, बिजनेस मस्ट अडॉप्ट द चेंजिंग टेस्ट एंड नीड्स, तो ये सब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर है, प्राइस मतलब जो हमको प्राइस रखनी है, कंपटीशन प्राइसिंग जो है वो अफेक्टिव प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी। मार्केट शेयर, अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कैन टेक अवे कस्टमर्स। अगर हमारा सामने वाला कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने हर चीज उसके पास परफेक्ट है, तो वो हमारे कस्टमर को ले जाएगा। इनोवेशन प्रेशर्स, नए नए जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं वो हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तो ये एक प्रेशर एक तरीके से। एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग किस तरीके से, ये भी किस तरीके से हुई है, वो भी हमारे बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पेप्सी और कोको कोला जो है राइवरी एक दूसरे के लिए, फोर्सेस बोथ कंपनीज टू इनोवेट एंड एडवर्टाइज एग्रेसिवली, तो दोनों को बराबर कंपटीशन करने के लिए नए नए इनोवेशन उसमें लाना पड़ेंगे, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी अलग इस तरीके से करना होगा कि लोग अट्रैक्ट हो उसके ब्रांड के लिए। ठीक है। बिजनेस पार्टनर्स, ये भी इम्पैक्ट करते हैं। इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, जिससे हम अलग अलग तरीके से मिलकर बिजनेस की वो ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करते हैं। ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज, रेप्यूटेशन और ट्रस्ट, ये सब बिजनेस पार्टनर्स भी है। जैसे गुड पार्टनरशिप जो है, अगर अच्छी पार्टनरशिप है किसी के साथ हमारी, तो क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। पार्टनर्स हेल्प्स विद इनोवेशन एंड रिसोर्सेस, क्योंकि पार्टनर्स है हमारे पास, और तो वो उनके पास कोई इनोवेशन है, कोई रिसोर्सेस है, तो वो हमें शेयर करेंगे। ठीक है। तो ये सब भी बिजनेस को एक इफेक्ट करेगा। लेबर है, प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेबर कॉस्ट और वर्क प्लेस कल्चर, ये सब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ये इंटरनल लेवल पे था। अब मैक्रो लेवल पर जो इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होगा, फैक्टर्स जिसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ इसमें शामिल होता है। अब ये हमारे बिजनेस को कैसे करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब इंक्रीजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो क्या होगा, अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो कंज्यूमर भी खर्चा करने के लिए, मतलब उनकी भी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी स्पेंडिंग करने के लिए। इन्फ्लेशन रेट है, अगर हाई रेट होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा जगह महंगा होगा, तो जो चीज जरूरी नहीं है, मतलब कंज्यूमर उसको कम कर देगा खरीदना। ठीक है। इंटरेस्ट रेट होगा, अगर हाई रेट है तो बोरिंग हमको महंगा मिलेगा, वो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ा देगा। एक्सचेंज रेट जो करेंसी का हमने देखा था। एम्प्लॉयमेंट लेवल है, अगर हाई एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर डिस्पोजल इनकम, ज्यादा ही फिर डिस्पोज इनकम भी ज्यादा देना होती है। तो टैक्स पॉलिसीज वगैरह ये सब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब सोशल इन्वायरमेंट में चेंजिंग लाइफ इज, जो हमारे कंज्यूमर है, जिस पर हमारा मतलब जो कल्चर नॉर्म्स है, वैल्यूज है, कंज्यूमर बिहेवियर है, तो ये सब पैटर्न सोशल इन्वायरमेंट के जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो हेल्थ कॉन्शियस जो कंज्यूमर्स है वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ऑर्गेनिक चीजें। अब अगर हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल को भी, ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। कल्चर ट्रेंड जो, एजुकेशन लेवल, वर्क लाइफ बैलेंस, कंज्यूमर एटीट्यूड्स कैसा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, रिव्यूज और ट्रेंड्स जो है वो भी एक ब्रांड बनाता है। जनरेशनल डिफरेंस, जनरेशनल डिफरेंस मतलब डिफरेंट एज के ग्रुप है, अलग अलग प्रेफरेंस होती है इनके प्रोडक्ट पे। अर्बनाइजेशन, तो जहाँ पर मतलब सिटीज में ज्यादा डिमांड है रियल एस्टेट की, रिटेल की और ट्रांसपोर्ट की। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ, वेलनेस ट्रेंड्स, ये सब बिजनेस को इम्पैक्ट करने के सब फैक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी के लिए, तो टेक्नोलॉजी भी हमारे बिजनेस को मतलब सक्सेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ऑटोमेशन है, ई कॉमर्स ग्रोथ, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ई कॉमर्स में घुसना ही पड़ेगा। फिजिकल से जो बिजनेस हो रहा है वो ही काफी नहीं है। एआई, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी, जो डाटा के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है ना। तो इन्वेस्ट करती है बिजनेस इस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 3D प्रिंटिंग, ये सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं।
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी अगर बार बार डिस्टर्ब होता जाए, गवर्नमेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट डिस्टर्ब्स द ऑपरेशन, तो ये बार बार जैसे ये अगर स्टेबल नहीं हुई, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो ये ऑपरेशन को डिस्टर्ब करेंगे। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या बन रही, बिजनेस पे इम्पैक्ट वो करेगा। टैक्सेशन लॉ, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ये जितनी भी पॉलिसीज होगी, मिनिमम वेजेस लॉ वगैरह, ये सब बिजनेस को अफेक्ट करने वाली है। फिर लीगल इन्वायरमेंट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो हमारे कॉपीराइट पैटर्न वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं उसके लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, टैक्स रेगुलेशन, ये सब लॉ भी बिजनेस जब होता है तो उसको फॉलो करना होता है। और इन ये अगर फॉलो नहीं किया तो जैसे कंप्लाइंसेस अगर नहीं किए तो पेनल्टीज लग जाएगी, फिर अलग अलग पनिशमेंट्स रहेगी, तो ये चीजें फिर और बिजनेस को अफेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना। नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बिजनेस, क्योंकि हम हमारे नेचर के बीच रहकर, इन्वायरमेंट के बीच रहकर करते, तो नेचर भी इस पर बिजनेस पे इफेक्ट करती। क्लाइमेट चेंज हो रहे, नेचुरल डिजास्टर, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की कभी कमी हो जाती, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी हमारे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, डिमांड, ये भी सब बिजनेस को इफेक्ट करेगी। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना, कंज्यूमर की डिमांड और वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी पॉपुलेशन से ही आएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जेंडर कंपोजिशन, एजुकेशन लेवल, माइग्रेशन ट्रेंड की एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलते रह रहे लोग है ना। जैसे लेबर सप्लाई जो है ना, वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग वर्कर्स मिलेंगे आपको, अलग अलग जगह के मिलेंगे। फैमिली साइज ट्रेंड क्या, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, इंडियाज ग्रोइंग मिडिल क्लास बूस्ट, लग्जरी प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, तो अगर हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर है तो ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, टैरिफ क्या है, जो भी दरें हैं है ना, जो कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्ट प्राइसेस होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ग्लोबल कॉम्पिटिशन वगैरह, ये सब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।